हाय फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 5.2 का आधा क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक। आगे इस वीडियो में हम उसका अगला जो बचा हुआ पार्ट है उसको सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक सोल्व कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑन एन AP इज 4n माइनस n स्क्वायर। तो क्या दिया क्या हुआ है, जैसे जैसे हमको मालूम चलते जाएगा उसको नोट करते जाएंगे कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑन ऑफ एन AP इज 4n माइनस n स्क्वायर। मतलब कि फर्स्ट n टर्म का सम, n टर्म का सम कहने का मतलब एन से डिनोट करेंगे। वो कितना दिया हुआ है? 4n माइनस n स्क्वायर। अब कह रहा है कि व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, निकालना क्या है? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कहने का मतलब एपी का A1। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, तो कहने का मतलब H2 निकालना है। व्हाट इज द सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म कहने का मतलब A2 निकालना है। सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, थर्ड टर्म कहने का मतलब A3, और टेन टर्म मतलब A10, और एन टर्म मतलब AN निकालना है। ये तीनों इक्वल टू व्हाट, मतलब A3 इक्वल टू व्हाट, A10 इक्वल टू व्हाट, और AN इक्वल टू व्हाट। तो हमको इतना सारा चीज फाइंड करना है। दिया क्या हुआ है कि n टर्म का सम 4n माइनस n स्क्वायर है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला को हम लोग पहले पढ़े थे, उसको रिवाइज कर लेते हैं कि an बराबर, अगर कोई सम दिया रहेगा, दो टर्म का सम दिया रहेगा, अगर an टर्म निकालना कहेगा तो an बराबर फॉर्मूला पढ़े थे Sn माइनस n माइनस 1। इसको कैसे हम रिप्रेजेंट कर रहे थे? तो जैसे 2 4 6 8। अब कहेगा कि इसमें इसमें टोटल टर्म कितना है? 4 है। तो कहेगा कि टोटल टर्म का सम मालूम है, मतलब ये प्लस ये मालूम है। और इसमें कह रहा है कि इसके पहले बच गया बाकी तीन टर्म का भी सम मालूम है, तो ये दोनों को घटा देंगे। देखो तो इसमें हमको चौथा टर्म निकालना है, तो टोटल चारों टर्म का सम, जो टर्म निकालना है मतलब चारों टर्म का सम माइनस उसके पहले वाले सारे टर्म का सम, मतलब -2 प्लस 4 प्लस 6 दोनों को घटा देंगे तो चौथा टर्म निकल जाएगा कि नहीं। तो उसी तरह से अगर एनवा टर्म कोई एपी का निकालना रहेगा तो टोटल सम मतलब एन टर्म का सम एसएन माइनस एन टर्म है तो उसके पहले एन माइनस 1 टर्म होगा। तो टोटल टर्म का सम में से एन माइनस 1 टर्म का सम को घटा देंगे तो वो वाला टर्म मालूम चल जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ पे एसएन दिया हुआ है, तो एसएन दिया हुआ है तो S1 निकालेंगे, मतलब पहला टर्म अगर S1 निकालेंगे तो 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 4 माइनस 1, जो कितना दिया? वैल्यू 3 आ गया। तो A1 जो होगा, अब पहला टर्म एक ही टर्म ही है तो कहेगा एक टर्म का सम, तो एक टर्म का सम भी वही रहेगा, जो टर्म है 2 ही आएगा। तो उसी तरह से पहला टर्म का जो सम आएगा पहला टर्म के इक्वल होगा, मतलब A1 इक्वल टू S1 इक्वल टू 3। एक आंसर ये आ गया। अब A1 पता चल गया, H2 निकालना है तो H2 में Sn का फॉर्मूला दिया है तो n के जगह पे सिर्फ अलग अलग वैल्यू, जो वैल्यू पूछेगा उसको पुट कर देंगे। तो H2 के जगह पे n के जगह पे 2 पुट किए, 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो यहाँ आ गया 8 माइनस 4, मतलब H2 आ गया 4। तो ये दूसरा जो कह रहा था निकालने के लिए, दूसरा आंसर फाइंड आउट हो गया। अब है A2 निकालने के लिए, तो फिर हम A2 का यही फॉर्मूला से यूज करेंगे। दूसरा टर्म निकालना है तो दोनों टर्म का सम माइनस उसके पहले वाले टर्म का सम, तो पहले वाले टर्म का सम मतलब S1, अगर दो टर्म का सम है माइनस जैसे Sn, तो an निकालना है तो Sn हो गया 2, और माइनस Sn माइनस 1, तो 2 माइनस 1 S1 हो गया। तो अब S2 का वैल्यू फाइंड आउट है 4, और S1 का भी वैल्यू मालूम है 3, तो 4 माइनस 3 मतलब 1। तो A2 का वैल्यू आ गया 1। ये तीसरा क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब आगे क्या कर रहा है? A3 निकालना है। यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ सिमिलरली, मतलब जो प्रोसेस पहले यूज कर रहे हैं उसी प्रोसेस का यूज करके थर्ड टर्म, टेन टर्म और nth टर्म निकालना है। देखो हमको A1 मालूम चल गया कितना है? 3 है, और A2 मालूम चल गया 1 है, तो इससे हम तीसरा टर्म भी निकाल सकते हैं क्योंकि A का वैल्यू मालूम चल गया और D का वैल्यू भी। A2 माइनस A1 निकालेंगे तो A और D पता रहेगा तो कोई सा भी टर्म आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ कि सिमिलरली, मतलब जैसे पहले यूज किए हैं उसी का यूज करके आगे वाला टर्म भी मालूम करना है। सिमिलरली फाइंड द थर्ड, टेंथ एंड nth टर्म। तो थर्ड टर्म निकालने के लिए A3 बराबर हो जाएगा S3 माइनस S2।
तो S3 बराबर अगर निकालेंगे तो S3 बराबर 4, n की जगह 3 रख देंगे जो दिया हुआ था क्वेश्चन में। 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर है, 12 माइनस 9 आ गया। तो S3 बराबर 3 आ रहा है। तो S3 का वैल्यू 3 और S2 का वैल्यू 4 आया है, तो 3 माइनस 4 मतलब चौथा टर्म -1, चौथा टर्म निगेटिव आ गया -1। उसी तरह से 10 टर्म मालूम करना है, 10th टर्म। तो 10 टर्म वैसे ही हो जाएगा, A10 बराबर हो जाएगा S10 माइनस S9। अब S10 का वैल्यू क्या होगा, दोनों को अलग अलग निकाल तो 4n, 4 इंटू 10 माइनस 10 का स्क्वायर, माइनस S9 का वैल्यू 4 इंटू 9, n की जगह पे जो Sn का फॉर्मूला के जैसा दिया हुआ था वहां पे n की जगह पे 9 रखेंगे, माइनस 9 का स्क्वायर। अब यहाँ आ जाएगा 40 माइनस 60 और ये आ जाएगा -36 माइनस 81। तो 40 माइनस यहाँ पे सॉरी 40 माइनस 10 का स्क्वायर 100, तो 40 माइनस 100 करेंगे तो ये आएगा -60 और ये वैल्यू आ जाएगा -81 में से 36 घटाएंगे तो 11 में से 6 गया 5, 7 में से 3 गया 4, -45। तो A10 बराबर आ गया -60 और माइनस माइनस प्लस 45। तो A10 का वैल्यू ये दोनों को घटाएंगे तो -15, मतलब A10 का वैल्यू आ रहा -15। और उसी तरह से हमको AN भी निकालना है। तो AN निकालने के लिए फिर वही यूज करेंगे। AN बराबर क्या होता है, SN माइनस SN माइनस 1। तो SN तो दिया हुआ है 4n माइनस n स्क्वायर, यहाँ पे इसको Sn को लिखेंगे 4n माइनस n स्क्वायर और Sn माइनस 1 को भी उसी तरह से n की जगह n माइनस 1 रखेंगे तो n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे 4n माइनस n स्क्वायर, ये आगे वाला वैल्यू आ गया माइनस, इसमें देखो तो दोनों में n माइनस 1 है, यहाँ पे n माइनस 1 का होल स्क्वायर है तो यहाँ पे से n माइनस 1 कॉमन ले लेंगे। जैसे इसमें 4n और माइनस n स्क्वायर है तो n कॉमन ले सकते हैं, तो उसी तरह से इसमें n माइनस 1 है तो ये बचेगा, इसको यहाँ पे बच गया 4 और माइनस n माइनस 1, ये बच गया। तो यहाँ से आ गया, इसको बस सोल्व कर लेंगे अलजेब्रा मेथड का यूज करके। ये आ जाएगा n माइनस 1, ब्रैकेट में क्या बचेगा 4 माइनस n प्लस 1, ये वाला ब्रैकेट को हटाएंगे तो अब ये आ गया 4n माइनस n स्क्वायर माइनस ये आ गया n माइनस 1 और इंटू 4 5, मतलब 4 और 1 ऐड हो जाएगा तो 5 माइनस n। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे 4n माइनस n स्क्वायर और ये माइनस में दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो पहले n को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5n माइनस 5, फिर माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 इंटू 5 -5 और माइनस 1 इंटू माइनस, तो यहाँ पे n से मल्टीप्लाई किए हैं तो 5 से, तो अब माइनस n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस n स्क्वायर। पहले 5 से मल्टीप्लाई किए तो 5n माइनस 5 हो गया, माइनस n से मल्टीप्लाई करेंगे तो n इंटू माइनस n मतलब माइनस n स्क्वायर, फिर -1 इंटू माइनस n तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस n। अब ये क्या आ गया 4n माइनस n स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर वाला को पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ पे माइनस था तो ये माइनस n स्क्वायर और 5 एक 6n हो जाएगा -5। अब आ जाएगा 4n माइनस n स्क्वायर, अब माइनस से ब्रैकेट से सबको बाहर निकाल लेते हैं तो आगे माइनस है तो सबका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस n स्क्वायर माइनस 6n और माइनस माइनस प्लस 5। तो यहाँ से n स्क्वायर कैंसिल आ गया, 4n माइनस 6n ये आ जाएगा -2n प्लस 5, मतलब जो n टर्म होगा -2n प्लस 5 होगा या 5 माइनस 2n। तो इसका जो लास्ट पूछ रहा था n टर्म निकालने के लिए तो an बराबर आ जाएगा 5 माइनस 2n। तो इस तरह से Sn अगर दिया रहेगा तो हम उसका यूज करके कोई सा भी टर्म निकाल सकते हैं। और कैसे निकालेंगे, जो टर्म निकालना रहेगा उस टर्म तक का सम माइनस उसके पहले टर्म तक का सम को डिफरेंस कर माइनस करेंगे। अब ये क्वेश्चन नंबर 11 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। देखो जैसे 5.2 एक्सरसाइज में पढ़े थे उसी तरह से हम यहाँ पे भी यूज करेंगे। इसमें क्या कह रहा है कि हमको जो लिखना रहता था जैसे 40 पॉजिटिव टर्म डिविजिबल बाय 6,
6 40 पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 2 3 4 5 6 इस तरह से स्टार्ट होता है। तो कह रहा है कि 40 पॉजिटिव इंटीजर लिखना है और इंटीजर डिविजिबल बाय 6 6 से डिवाइड होना चाहिए। तो देखो 1 तो डिवाइड नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 होगा। मतलब कि पहला जो होगा डिविजिबल बाय, यहाँ पे लिखते हैं पॉजिटिव इंटीजर, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। तो उसको कैसे लिखेंगे? पहला तो 6 हो जाएगा, देखो तो 1 2 3 4 5 डिविजिबल नहीं हो रहा, फिर 6 में से 6 ही ऐड करते जाएंगे मतलब 6, अगला टर्म 12 होगा, 6 से डिवाइड होगा, इसी तरह से 18 होगा। इस तरह से कितना हमको लिखना है? 40 पॉजिटिव टर्म, मतलब इस तरह से जैसे पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, इस तरह से। और हमको लिख करके टोटल पुराना है 48 तक, मतलब 40, ये 40 वैल्यू नहीं है, इस एपी का लास्ट वैल्यू नहीं है, ये 48 टर्म तक हमको निकालना है इसका। तो सम निकालना है, तो n बराबर इससे आ गया 40 टर्म का सम निकालना है, इस एपी का एक एपी बन रहा है क्योंकि सम में डिफरेंसेस सेम आ रहा है। तो n इक्वल टू 40 आ गया, a इक्वल टू 6 और d इक्वल टू भी 12 माइनस 6, सम में 6 का डिफरेंस है तो d भी 6 आ गया। तो निकालना क्या है? सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर। तो एस 40 निकालना है, तो n की जगह पे रखेंगे n/2 मतलब 40/2, 2 इंटू ए के जगह पे 6 और प्लस n-1 40 -1 और d के जगह पे भी 6। डायरेक्ट हम फॉर्मूला पे पुट कर दिए बिना फॉर्मूला लिखे हुए। ये आ जाएगा 12 प्लस 39 इंटू 6। अब इसको 20 इंटू 12 प्लस ये 234। तो 20 इंटू ये दोनों को जोड़ेंगे तो 6 3 1 4 246। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 12 92 4920, मतलब कि फर्स्ट जो 6 से डिविजिबल होगा पॉजिटिव इंटीजर 40 टर्म तक, उसका सम जो आ जाएगा 4920 आ जाएगा। तो यही लिखना था। बनाए कैसे एक बार फिर से देख लेते हैं। हमको 6 से डिविजिबल टर्म पॉजिटिव इंटीजर लिखना था, तो 6 से पॉजिटिव इंटीजर जो डिवाइड हो रहा है फर्स्ट वाला वो 6 है, 12 है, 18, इस तरह से 40 टर्म तक लिखना था। तो यहाँ से एक एपी बना रहा है तो फर्स्ट टर्म मालूम चल गया, कॉमन डिफरेंस मालूम चल गया और एन मतलब 48 तक लिखना है तो एन का वैल्यू भी मालूम चल गया। फॉर्मूला पे पुट करके हम इसका सम टोटल का निकालनी है। अब उसी तरह से देखो क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15। इसमें फर्स्ट 15 कितना निकालने का रहा, मतलब एन का वैल्यू है 15, 15 तक निकालना है। क्या निकालना है? मल्टीपल ऑफ 8। तो हम मल्टीपल ऑफ 8 को उसी तरह से लिखेंगे, मल्टीपल ऑफ 8, 8 का मल्टीपल क्या आ जाएगा? पहला तो 8 ही होगा, दूसरा होगा 16, तीसरा होगा 24। इसी तरह से कितना टर्म तक लिखना है? ये पहला टर्म हुआ, दूसरा टर्म तक, इसी तरह से 50th टर्म तक लिखना है। ये 50th इसका वैल्यू नहीं है, 50th टर्म है। तो यहाँ पे भी a इक्वल टू 8 आ गया, d इक्वल टू भी 16 माइनस 8, d भी 8 आ गया और n का वैल्यू 15 है। तो इस एपी एक एपी बन रहा है ये वाला जो 8 16 एपी का, तो इसी एपी का ना फर्स्ट टर्म है, तो इस एपी का हम सम निकालेंगे। सम कह रहा है 50 मल्टीपल तक, तो इस एपी का अगर सम निकालेंगे तो मल्टीपल ऑफ 8 का सम देगा। तो एस 15 बराबर हो जाएगा 15/2 इंटू 2a। एस एन बराबर फॉर्मूला लगा रहे हैं n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब इसी फॉर्मूला पे पुट कर दे रहे हैं, n के जगह पे 15 रखें, a के जगह पे 8 और प्लस n के जगह पे 15-1, d के जगह पे 8। क्या आ जाएगा? 15/2 a 8 दूनी 16 प्लस 14 इंटू 8, ये आ गया 15/2 और 16 14 इंटू 14 मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे तो आएगा 112, 15/2 और इसको 16 12 करेंगे तो ये 128 आ जाएगा। ये कटेगा 64 बार में, मतलब 15 इंटू 64। 15 इंटू 64 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा, ये आ जाएगा 960, मतलब कि जो फर्स्ट मल्टीपल होगा 8 का 15 टर्म तक उसका सम आएगा 960। सेम जो पहला क्वेश्चन नंबर 13 बनाया है उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 12 बना है, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 13 भी बना है। अब इसी तरह से एक और है क्वेश्चन नंबर 14 बनाने का। तो इसमें क्या कर रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द ओड नंबर लाइंग बिटवीन 0 एंड 50। इसमें कह रहा है कि 0 और 50 से बीच का ओड नंबर कौन कौन सा होगा। तो सबसे पहले ओड नंबर बिटवीन
0 एंड 50। इसको हम कैसे लिखेंगे? पहला तो हो जाएगा 0 से 1 हो जाएगा, दूसरा 3 हो जाएगा, तीसरा 5, इस तरह से डॉट 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 50 तक। तो 50 तक तो लास्ट और नंबर क्या हो जाएगा? 49। तो अब इसमें देखो तो ए भी पता है, ए का वैल्यू 1 है, डी का वैल्यू 2, और 0 से 50 तक एक एक टर्म को गैप करके 0 से 50 तक 25 इवन नंबर होगा और 25 ओड नंबर होगा। तो n बराबर हो जाएगा 50/2 मतलब 25, क्योंकि एक एक छोड़ करके आ रहा है तो आधा ही आएगा। तो 50/2। यहाँ से देखो लास्ट वाला टर्म भी पता है, इस 0 से 50 के बीच लास्ट ओड नंबर होगा 49। तो या तो an इक्वल टू l इक्वल टू हम 49 लिख सकते हैं। तो अब यहाँ से क्या करेंगे? दो फॉर्मूला हमको पता है, एक तो एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1। देखो इसको दोनों फॉर्मूला का यूज करके बना सकते हैं। तो एस एन कितना टर्म है? 25। तो एस 25 बराबर हो जाएगा 25/2 2 इंटू a प्लस n-1 मतलब 25-1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा 25/2 और ये 2 प्लस 24 इंटू 2। तो 24 इंटू 2 ये 48, 24 इंटू 2 करेंगे तो 48 आ जाएगा 25/2 और 48 प्लस 2 50, ये 2 इंटू 25 इंटू 25 मतलब 625। तो एस 25 बराबर आ गया, जो 25 इवन टर्म आएगा उसका सम, 25 और टर्म आएगा उसका सम जो आएगा 625 आएगा। और उसी तरह से हम इसका भी फॉर्मूला एक और फॉर्मूला रहता है, एस एन बराबर होता है n/2 इंटू ए प्लस ए एन। तो एस एन बराबर है यहाँ पे एस 25 निकालना है तो ये आ जाएगा 25/2 और ए का वैल्यू 1 है और ए एन का वैल्यू 49। यहाँ से ए का वैल्यू 1, ए एन या लास्ट टर्म का वैल्यू 49। तो इससे भी या तो इस फॉर्मूला का यूज करके बना सकते हैं या इस फॉर्मूला का यूज करके बना सकते हैं। तो ये 25 बार में कट जाएगा तो 25 और इंटू 25 से आ जाएगा 625। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर अब अगला है क्वेश्चन नंबर 15। क्या कह रहा है कि ए कॉन्ट्रैक्टर ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज ए पेनाल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड ए सर्टेन डेट एज फॉलोज। क्या कह रहा है कि कोई कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है उसमें पेनाल्टी है, पेनाल्टी लगता है। पेनाल्टी कब लगता है? कि एक निश्चित सर्टेन डेट मतलब कि जो कंप्लीशन वर्क को पूरा होने का जो टाइम रहता है उससे आगे बढ़ जाता है वर्क को कंप्लीट होने में। क्या कर रहा है? डिले हो जाता है, मतलब जितना दिन में वर्क कंप्लीट नहीं हुआ उससे, जितना दिन में वर्क कंप्लीट करना था उतना दिन में नहीं हुआ, उससे और ज्यादा टाइम लग गया। तो कह रहा है कि उसके लिए कंस्ट्रक्शन है जॉब में है मतलब कि उसमें पेनाल्टी लगता है। तो इसमें कह रहा है पेनाल्टी कैसे लगता है? तो पहला दिन के लिए अगर एक दिन डिले हो रहा है तो पेनाल्टी लगता है 200 फॉर द फर्स्ट डे, 250 फॉर द, 2 दिन हो गया तो दूसरा दिन के लिए पेनाल्टी हो जाएगा 250, तीसरा दिन के लिए पेनाल्टी हो जाएगा 300। तो इस तरह से देख रहे हैं सब में 50-50 रुपया हर दिन, जैसे जैसे डे इंक्रीज कर रहा है, काम डिले हो रहा है, वैसे वैसे पेनाल्टी 50 रुपया बढ़ रहा है। तो इसी को आगे दिया कि द पेनाल्टी फॉर इच सक्सीडिंग डे बीइंग ₹50 मोर देन फॉर द प्रीसीडिंग डे। मतलब कह रहा है कि आगे आने वाले दिन में पेनाल्टी जो हो रहा है पिछले दिन से 50 रुपया बढ़ जा रहा है। तो यहाँ पे हम देख लिए हैं कि पहले दिन का 250 है तो दूसरा दिन का 50 रुपया ऐड होकर के मतलब 300 हो जा रहा है। तो हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे, कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्टर को कितना पेनाल्टी पे करना पड़ेगा अगर इफ ही डिले द वर्क बाय 30 डे। कह रहा है कि काम कंप्लीट होने में 30 डे का डिले हो गया तो कह रहा है कितना पेनाल्टी देना पड़ेगा। तो इसमें लिखेंगे पेनाल्टी फॉर डिले ऑफ डे। पेनाल्टी एक दिन का कितना लग रहा है? 200, दूसरे दिन का 250, तीसरे दिन का 300। इस तरह से उसको कितने दिन तक पेनाल्टी देना है? 30 दिन का पेनाल्टी देना है, क्योंकि वर्क कंप्लीट होने में 30 दिन उसको लग गया और 30 दिन डिले हो गया है। तो इससे हम देख रहे हैं कि ए का वैल्यू पता है 200। देखो क्वेश्चन में बहुत बड़ा लग रहा था, बहुत बड़ा, लेकिन अगर इसको समझे फिर लिखें तो एक एपी बन गया। तो ए 200 आ गया, डी हम जान रहे हैं कि सब में 50-50 का डिफरेंस आ रहा है तो 250 हो गया, एन बराबर 30 दिया है। तो हमको निकालना है कि टोटल उसको कितना पैसा देना पड़ेगा पेनाल्टी के रूप में 30 दिन का। तो एक दिन का 200 दे रहा है, 2 दिन का 200 प्लस 250 हो जाएगा, 3 दिन का तीनों को ऐड कर देंगे, मतलब कि 30 दिन का पेनाल्टी को हम ऐड कर देंगे।
तो 30 दिन का पेनाल्टी ऐड करने के लिए S30 निकालेंगे, तो S30 बराबर हो जाएगा 30/2 इंटू 2 इंटू ए का वैल्यू 200 प्लस N 30-1 इंटू D 50। तो यहाँ से आ गया ये वैल्यू 15/2, यहाँ से 20 इंटू 200 इंटू 2 400 प्लस 29 इंटू 50। ये 15/2 ये हो जाएगा 400 प्लस हो जाएगा 1450। अब 15/2 इंटू इसको 41850 2 से काटेंगे तो 925 आएगा। आ कितना गया 15 इंटू 925। अब 925 में से 15 को गुना मल्टीप्लाई कर देते हैं, 925 में से 945 46 और ये आ जाएगा 925। यहाँ पे 30/2 ये तो 15 हो ही गया, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे है 30/2 30/2 ये आ जाएगा 30/2 ये 30/2। तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 30 इंटू 925 से। यहाँ पे आएगा 30 इंटू 925। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0 1 15 1 6 6 7 और 9, मतलब इतना रुपया का उसको 30 दिन का पेनाल्टी जो देना पड़ेगा। टोटल एपी वाला सम हो जाएगा, तो एपी वाला सम आ रहा है 27750। इतना रुपया का उसको 30 दिन का पेनाल्टी देना पड़ेगा। अब हम अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। कर सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज टू give 7 cash prize to a student of a school for their overall academic performance। कल टोटल अमाउंट कितना है, सम मतलब टोटल अमाउंट 700 है और उसको देना है 7 कैश प्राइजेज, मतलब 7 स्टूडेंट को कैश में प्राइज देना है। अब कह रहा है कि इफ ईच प्राइज इज 20 रुपीज लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज, मतलब कह रहा है कि हर एक प्राइस जो है अपने पहले वाले प्राइस से 20 रुपीज कम है। टोटल प्राइस कितना देना है 7, मतलब n इक्वल टू 7 दिया हुआ है। सम कितना है S7, टोटल सातों को दे करके सम कितना होना चाहिए 700। और इसमें हम मान लेंगे कि लेट फर्स्ट प्राइज अगर x होगा तो सेकेंड प्राइज क्या कह रहा है कि जो आगे प्रीसीडिंग प्राइज, मतलब प्रत्येक इच प्राइज जो है अपने पहले वाले प्राइज से 20 कम है। तो पहला अगर प्राइज को x माने तो दूसरा प्राइज हो जाएगा x माइनस 20। तो इसको कैसे एक एपी बनाएंगे, x माइनस 20। फिर अगला प्राइज, इसके पिछले प्राइज x माइनस 20 था, इससे भी 20 कम, तो x माइनस 20 माइनस 20 मतलब x माइनस 40। इसी तरह से 7 टर्म तक जाएगा। तो हम टोटल सम दिया हुआ है 700 को ही ना बांटना है, तो 700 को ही इस तरह से डिवाइड कर रहे हैं। तो S7 बराबर 700 दिया हुआ है, तो S7 बराबर फॉर्मूला रखेंगे यहाँ से S7 700 AX हो जाएगा और D x माइनस 20 माइनस एक्स, दो में से A2 माइनस A1 किए हैं तो D का वैल्यू आ गया -20। यहाँ पे इसको S7 बराबर 700 दिया हुआ है, तो इसको फॉर्मूला पे पुट करेंगे। ये आ जाएगा 7/2 इंटू 2 इंटू ए के जगह पे x प्लस n-1, n के जगह पे 7-1 और d के जगह पे -20। यहाँ पे वैल्यू का भी, साइन का भी ध्यान रखेंगे, साइन का अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो आंसर गलत आ जाएगा। अब इसको हम ये वाले को इधर पूरा भेज देंगे, इधर हो जाएगा 2x प्लस 6 इंटू -20 बराबर 700 इंटू 2/7। तो ये आ जाएगा 100 इंटू 2। अब 2x बराबर माइनस ए 120 बराबर 200, 2x बराबर 200 प्लस 120, तो 2x बराबर आ गया 320 और x बराबर 160। तो x को हम फर्स्ट प्राइज माने थे और हर एक प्राइज हमको कितना निकालना है, टोटल 7 प्राइज निकालना। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेज, मतलब 7 प्राइज। तो वैल्यू ऑफ प्राइजेज, ईच प्राइज
इन रुपीज। तो पहला प्राइज का वैल्यू x है तो पहला 160 हो जाएगा, और फिर कह रहा है कि हर एक प्राइज 20 रुपए से कम होते जाता है, तो दूसरा हो जाएगा 140, तीसरा हो जाएगा 120, चौथा हो जाएगा 100, पांचवा हो जाएगा 80, और छठा हो जाएगा 60, और सातवां हो जाएगा 40। तो यही इसका आंसर आ जाएगा। टोटल 7 प्राइज था, और 7 प्राइज ये सारा का सम 700 दिया हुआ था। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, in a school a student thought of planting trees in and around the school to reduce air pollution। कह रहा है कि एक स्कूल में स्टूडेंट कुछ ट्रीज प्लांट कर रहा है स्कूल और उसके अगल बगल में एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए। इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्री, यह डिसाइड किया गया कि नंबर ऑफ ट्री दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट। कह रहा है कि नंबर ऑफ ट्रीज एक सेक्शन, हर एक क्लास का एक सेक्शन उतना ही ट्री प्लांट करेगा। कितना, किसके सेम कह रहा है कि विल बी सेम इन द क्लास, मतलब इन विच दे आर स्टडिंग। कह रहा है कि जिस क्लास में वो पढ़ रहा है उस क्लास का एक सेक्शन का स्टूडेंट जिस क्लास में पढ़ रहा है उतना ही पेड़ लगाएगा। एग्जाम्पल के लिए आगे दिया है कि ये सेक्शन ऑफ क्लास 1 विल प्लांट 1 ट्री, मतलब कह रहा है कि अगर कोई स्टूडेंट क्लास 1 में पढ़ रहा है तो वो 1 प्लांट लगाएगा, और अगर क्लास सेक्शन ऑफ क्लास 2 विल प्लांट 2 ट्रीज, और जो क्लास 2 में पढ़ रहा है वो 2 ट्रीज लगाएगा हर एक सेक्शन का। अब उसमें कितना सेक्शन है, एंड सो ऑन टिल क्लास 12, 12 तक टोटल पेड़ लगाना है, क्लास 12 तक स्टूडेंट लगाएगा। तो अब कह रहा है कि देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, कह रहा है एक क्लास में 3 सेक्शन है, तो हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट, टोटल मिलाकर के कितने ट्रीज प्लांट किए जाएंगे। तो इसमें दिया क्या हुआ है, क्लास 1 से लेकर के पेड़ किसको लगाना है, क्लास 1 टू क्लास 12। अब कह रहा है कि 12 तक, और हर एक में सेक्शन कितना है, हर एक क्लास में कह रहा है 3 सेक्शन है, देयर आर 3 सेक्शन इन ईच क्लास, 3 ऑफ ईच क्लास, सेक्शन जो है 3 है हर क्लास में। तो इसमें क्वेश्चन में क्या दिया गया था कि अगर कोई सेक्शन, एक सेक्शन का जो क्लास का जिस सेक्शन का रहेगा उतना ही पेड़ प्लांट करेगा, मतलब कि अगर क्लास 1 का, क्लास 1 स्टूडेंट प्लांट ट्री, ये उल्टा लिखा गया, मतलब ट्रीज प्लांट बाय क्लास 1 स्टूडेंट का नंबर कितना हो जाएगा। देखो एक क्लास में 3 सेक्शन है और एक सेक्शन वाला कितना प्लांट, क्लास 1 का पहला सेक्शन कितना प्लांट करेगा 1, दूसरा सेक्शन भी 1, मतलब 1 प्लस 1 प्लस 1, ये 3, क्यों, ये सेक्शन है, सेक्शन 1, ये सब सेक्शन दिखा रहा है। सेक्शन 3 सेक्शन है तो क्लास 1 में पढ़ रहा है तो तीनों एक एक पेड़ प्लांट करेगा। उसी तरह से क्लास 2 का स्टूडेंट कितना पेड़ प्लांट करेगा, तो क्लास 2 में पढ़ रहा है तो एक सेक्शन का जो क्लास में पढ़ रहा है, मतलब जिस क्लास में पढ़ रहा है उतना ही पेड़ प्लांट करेगा। तो एक सेक्शन से कितना प्लांट करेगा 2, फिर 3 सेक्शन है तो टोटल 2 प्लस 2 प्लस 2 मतलब 6 हो जाएगा। उसी तरह से क्लास 3 का स्टूडेंट कितना प्लांट करेगा, 3 प्लस 3 प्लस 3 मतलब 9 आ जाएगा। उसी तरह से ये आगे प्रोसेस चलते रहेगा, कहाँ तक जाएगा, क्लास 12 तक। अब क्लास 12 का स्टूडेंट कितना प्लांट करेगा, तो क्लास 12 में भी 3 सेक्शन है, मतलब 12 प्लस 12 प्लस 12, तो ये आ जाएगा 36। कहने का मतलब है कि पहला नंबर ऑफ ट्रीज प्लांट बाई, पहला टोटल कितना प्लांट किया जा रहा है ट्रीज, नंबर ऑफ ट्रीज प्लांट बाय ईच क्लास से कैसे प्लांट किया जा रहा है, पहला क्लास से 3, दूसरा क्लास से 6 9, और लास्ट क्लास से 36। तो यहाँ पे कितना क्लास है, टोटल कितना क्लास है 12, ये जो टोटल है ये नंबर ऑफ 12 क्लास के द्वारा प्लांट किया जा रहा है। तो n बराबर 12 आ गया, और a का वैल्यू 3 दिया है फर्स्ट टर्म, d का वैल्यू भी 3 आ जाएगा, और यहाँ पे देखो लास्ट वाला भी प्लांट दिया 36 नहीं, ये 36 प्लांट ट्री प्लांट कर रहा, मतलब an का वैल्यू है 36। तो कह रहा है कि टोटल कितना पेड़ लगाएगा, तो टोटल पेड़ लगाएगा जो हर एक क्लास के द्वारा लगाएगा उसको सम ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के लिए हम एपी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो n बराबर 12 है, मतलब S12 निकालना है, तो 12/2 इंटू ए प्लस ए एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। an दिया हुआ है तो an वाला फॉर्मूला से कैलकुलेट करने में इजी होता है, इसलिए हम लोग an वाला फॉर्मूला लगाते हैं। 3 प्लस 36 आ जाएगा, n का वैल्यू है 39।
तो ये 9 चौक 54 5, मतलब टोटल पेड़ प्लांट किया जाएगा टोटल स्टूडेंट के द्वारा वो 234 ट्री प्लांट किया जाएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन दिया हुआ था बड़ा, बस उसको समझ करके एक एपी बनाना है, और एपी बनाने के बाद जो अगर कोई सा टर्म पूछ रहा है या कह रहा है कितना संख्या है तो नंबर ऑफ टर्म, कोई सा कर 11वां टर्म क्या होगा या 11वां 10वां क्या होगा, तो वो एन या A11 A10 निकालने का रहा और सम निकालने टोटल निकालने का रहा तो टोटल में हम सम करेंगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, क्वेश्चन नंबर 18 में। ए स्पाइरल इज मेड ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विथ सेंटर अल्टरनेटली एट ए एंड बी स्टार्टिंग विथ सेंटर ए ऑफ रेडियाई 0.5 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1.5 2.0 सेंटीमीटर, जैसा फिगर 5.4 में दिया। तो कह रहा है कि एक स्पाइरल बनाया गया है, दो सेंटर लिया गया है, एक बार ए को सेंटर मान करके एक सेमी सर्कल खींचा गया है, मतलब ए को सेंटर मान करके, फिर दूसरा सेंटर बी को मान करके, तो दूसरा सेंटर बी को मान करके अगर सर्कल यहाँ पे सर्कल खींचा जाएगा सेमी सर्कल, स्पाइरल इसी तरह से होता है गोल। फिर ये दूसरा सेंटर ए तीसरा सेंटर बी, मतलब कह रहा है कि एक बार ए को सेंटर लेकर के एक सर्कल खींच रहा है, दूसरा बार बी को लेकर के सर्कल खींच रहा है, उसी तरह से तीसरा बार मतलब अल्टरनेटली, मतलब पहला बार ए को लेकर सेंटर सेमी सर्कल खींचा, दूसरा बार को बी को लेकर के देखो तो दूसरा बार में सेंटर लग रहा है ए है, उसी तरह से तीसरा बार में ए को, मतलब एक बार ए को सेंटर मान रहा है, दूसरा बार में बी को सेंटर मान करके सेमी सर्कल खींचा जा रहा है। तो कह रहा है इससे एक स्पाइरल बन रहा है। पहला का रेडियाई कितना है, मतलब R1 जो दिया है, सपोज लेंथ मान लेते हैं, लेंथ हम मान लिए हैं L1 है। कह रहा है निकालना क्या है, व्हाट इज द टोटल और लेंथ ऑफ सच ए स्पाइरल मेड ऑफ 13 कंजिक्यूटिव सेमी सर्कल। टोटल कितना सेमी सर्कल बनाया गया है, 13 सेमी सर्कल। और कह रहा है कि टोटल लेंथ जो स्पाइरल बना है, गोल गोल बना है, उसका टोटल लेंथ क्या होगा। तो टोटल लेंथ मतलब ये वाला लेंथ L1, फिर ये वाला लेंथ L2, फिर उसमें L3 L4 ऐड कर देंगे, तो सब लेंथ को ऐड कर देंगे तो टोटल लेंथ निकल जाएगा 13 तक। तो हमको R1 दिया हुआ है, अगर रेडियाई 0.5 1 1.5 इस तरह से 2.0 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो लेट लेंथ ऑफ अ स्पाइरल मेड बाय सेंटर ए एंड बी विल बी। अब हम मान लेते हैं कि पहला बार ए को सेंटर लेकर के जो सेमी सर्कल बनाया गया, उसका सेमी सर्कल स्पाइरल बनाया गया, उसका लेंथ L1 है। बी को लेकर के L2, तीसरा जो इस तरह से हो जाएगा ए बी, फिर से आएगा ए बी, फिर से आएगा ए बी, मतलब ये प्रोसेस चलते रहेगा। तो तीसरा बार ए को लेकर बनाएगा, चौथा बार बी को लेकर के। तो हमको निकालना क्या है कि लेंथ, टोटल लेंथ कितना हुआ। तो देखो तो पहला बार बन रहा है, पहला बार कैसे बन रहा है, ए को अगर सेंटर लिए हैं तो पहला बार ये L1 बन रहा है। तो L1 बन रहा है तो इसके लिए रेडियाई कितना है, फर्स्ट वाला का रेडियस दिया है 0.5। तो अगर हमें L1 निकाल लेंगे, L1 कैसे निकलेगा, यहाँ पे एक सेमी सर्कल बन रहा है, तो सेमी सर्कल का टोटल सर्कल का सरकमफ्रेंस हमको निकालना। स्पाइरल बस इतना ही बन रहा है, ये तो बन नहीं रहा है, इस तरह से स्पाइरल होता है गोल गोल, इसमें इसका जो डायमीटर होता है वो तो काउंट नहीं होगा, बस ये ऊपर वाला लेंथ L1 काउंट होगा। तो L1 कैसे निकालेंगे, L1 देखो तो सेमी सर्कल, एक सर्कल का टोटल सरकमफ्रेंस कितना होता है 2πr, मतलब यहाँ से लेकर के ये पूरा गोला होता है 2πr। तो आधा गोला का निकालना है, तो आधा गोला के लिए सरकमफ्रेंस हो जाएगा 2πr/r। देखो सेमी सर्कल इस तरह से बनता है, तो इसका सरकमफ्रेंस होता है π+2 इंटू r। लेकिन ये वाला जो 2r है, डायमीटर को हटा करके सिर्फ ऊपर वाला लेंथ को लेना है, तो ये आ जाएगा πr। इसमें से 2r को घटा देंगे तो ये वाला कैंसिल आ जाएगा, बच जाएगा πr। तो L1 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से L1 बराबर लिखेंगे पाई इंटू R1। पाई R1 कहने का मतलब पाई का वैल्यू कह रहा है 22/7 लेना है, तो 22/7 इंटू 0.5। उसी तरह से अगर L2 निकालेंगे तो L2 हो जाएगा पाई R2, मतलब 22/7 इंटू 1। L3 निकालेंगे तो पाई R3 बराबर 22/7। तीसरा रेडियाई कितना दिया हुआ था 1/5, सबका अलग अलग रेडियस हो जाएगा तो ये 1.5। इस तरह से एक एपी बनेगा, कहाँ तक जाएगा तो 13 तक, L13 तक हमको निकालना है।
तो इसमें इसको हम एपी के रूप में लिख देते हैं 22/7 इंटू 0.5। इसको ऐसे ही गुना नहीं करते हैं, कैलकुलेशन में इजी हो जाएगा। 22/7 इंटू 1, 22/7 इंटू 1.5। इस तरह से कितना तक जाएगा, 13 कंजिक्यूटिव कह रहा, मतलब 13 टर्म तक जाएगा। तो अब टोटल लेंथ निकालना है, एक लेंथ इतना है, दूसरा लेंथ इतना है, तीसरा लेंथ इतना है। इस तरह से टोटल 13 लेंथ को जोड़ेंगे तो टोटल लेंथ निकल जाएगा स्पाइरल का। तो इसको हम a बराबर यहाँ आ जाएगा 22/7 इंटू 0.5। अब d का वैल्यू आ जाएगा, d का वैल्यू देखो तो 22/7 इंटू 1 माइनस 22/7 इंटू 0.5। तो दोनों को घटाएंगे, या तो दोनों को गुना कर लें, दोनों में एलसीएम ले लें और दोनों को गुना करके घटाएं, या 22/7 कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा 1 माइनस 0.5। अब 1 में से 0.5 गया तो ये भी बचेगा 0.5। तो ए डी आ गया, ए का वैल्यू पता चल गया। एन का वैल्यू हमको मालूम है कि 13 तक निकालना है, तो टोटल लेंथ निकालने के लिए हम S13 निकालेंगे। S13 बराबर हो जाएगा 13/2 इंटू 2a प्लस n माइनस n के जगह पे 13 - 1 इंटू डी। तो यहाँ से 13/2 a के जगह पे जो वैल्यू है 22/7 इंटू 0.5 प्लस 13 में से 1 गया 12, डी के जगह पे वैल्यू है 22/7 इंटू 0.5। एक कट जाएगा, 5 दूनी 10, 2 छक 12 और ये 5 दूनी 10, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो कितना आ रहा है 13/2 इंटू यहाँ पे आ रहा है 22/7 प्लस ये आ रहा है 6 इंटू 22/7। तो देखो तो यहाँ पे एक 22/7 है, यहाँ पे 6 22/7 है। 6 इंटू कहने का मतलब 6 से गुना है, तो यहाँ पे 6 22/7 है, यहाँ पे एक 22/7 है। तो ये आ जाएगा 13/2 इंटू 7 इंटू 22/7। तो यहाँ से 7 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 11 बार में आएगा वैल्यू 13 इंटू 11 मतलब 143। तो टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल जो आएगा, स्पाइरल इक्वल टू S13 के बराबर होगा। अब S13 का वैल्यू आ रहा 143 सब सेंटीमीटर में दिया हुआ था, तो 143 सेंटीमीटर आंसर होगा। देखो एक बार और समझ लेते हैं कि कैसे बनाया था। एक बार ए सेंटर लिया था और एक स्पाइरल इस तरह से बनता है, मतलब इस तरह से बनते जाता है। तो कह रहा है कि एक बार ए सेंटर लेकर के एक स्पाइरल बनाया गया, दूसरा बार इसका और सेंटर यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, सपोज करो यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है। दूसरा बार बी सेंटर लेकर के, तो बी सेंटर लेकर के ऐसे जाएगा। फिर तीसरा बार ए सेंटर लेकर के, मतलब ऊपर वाला जो बन रहा है उसको ए सेंटर लेकर के बनाया जा रहा है, और नीचे वाला जो बन रहा है सबको बी सेंटर लेकर के बनाया जा रहा है। तो हमको टोटल लेंथ निकालना था कि इस तरह से 13 बार घुमाया जा रहा है तो टोटल लेंथ कितना होगा। तो टोटल लेंथ निकालने के लिए हमको ये वाला सब, जैसे देखो ऊपर वाला, ये ऊपर वाला, नीचे वाला मतलब कि सब L1, अगर इसको L1 माने, नीचे वाला को L2, L3, L4, तो अगर L1, L2, L3, L4 सब आधा आधा ये वाला सबको जोड़ देंगे तो टोटल लेंथ स्पाइरल आ जाएगा। तो अब इसको निकाले कैसे, तो ये देखो तो एक सेमी सर्कल है, और सेमी सर्कल में सेमी सर्कल का टोटल सरकमफ्रेंस होता है पाई आर प्लस 2r, इस तरह से होता है। तो इसमें देखो तो स्पाइरल में ये वाला लेंथ है, ये तो ये डायमीटर था, डायमीटर कहने का मतलब 2r था, तो ये तो बेकार हो जाएगा, इसका तो यूज नहीं रहेगा, मतलब पाई आर प्लस 2r माइनस आर। तो इसी तरह से इसका पाई आर यूज करके सबका लेंथ हम निकाले हैं। अलग अलग रेडियस था तो अलग अलग लेंथ भी आएगा। या फिर एक और तरीका है, मतलब सेमी सर्कल का रेडियस कितना होता है 2πr, तो ये पूरा का रेडियस, अब आधा का रेडियस हो जाएगा पाई आर, मतलब आधा का सरकमफ्रेंस जो आ जाएगा पाई आर। ये जब नीचे वाला डायमीटर नहीं रहेगा तब, तो यहाँ पे डायमीटर का कोई यूज नहीं था, इसलिए पाई आर करके हम सारा का लेंथ निकाल लिए, और लेंथ निकालने के बाद एस का फॉर्मूला लगा करके टोटल सम निकाल लिए। तो टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल जो आया है 143 सेंटीमीटर है। उसी तरह से अब अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। 19 नंबर में क्या दे रहा है कि 200 logs आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। कह रहा 200 logs मतलब लकड़ी का बड़ा बड़ा टुकड़ा को हम logs बोलते हैं। तो 200 logs आर स्टैक मतलब 200 स्टैक मतलब रखा गया है, एक के ऊपर एक सजा करके रखा गया। कैसे सजाया गया, तो 20 logs इन द बॉटम रो, बॉटम रो में जो है 20 रखा गया है। फिर 19 इन द नेक्स्ट रो, मतलब बॉटम से एक ऊपर इसमें 19 रखा गया है। फिर कह रहा है 18 इन द नेक्स्ट रो, मतलब उसके ऊपर 18। तो कैसे रखा जा रहा है, लॉन्ग स्टैक्ड इन रो।
तो सबसे नीचे वाले रो में है 200, फिर है 200 टोटल, तो कितना है टोटल है 200, सबसे नीचे में है 20, उसके ऊपर में 19 रखा गया है, तीसरे रो में 80, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो इस तरह से टोटल कितना रखा जाएगा। टोटल हम मान लेते हैं कि nth टर्म तक nth रो बनेगा, उसमें टोटल 200 लॉग रखा जाएगा। तो 200 लॉग रखना मतलब सारा लकड़ी का लॉग को जोड़ेंगे तब 200 लॉग पूरना चाहिए। तो एस दिया है, एस या एन कहेंगे तो उसको 200 दिया है। तो हमको निकालना है कि इन हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉग्स प्लेस, मतलब कह रहा है कि कितना रो ऐसा ऐसा बनेगा जिसमें टोटल मिला करके 200 लॉग आ जाएगा। और कह रहा हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, टॉप रो में कितना लॉग्स होगा, तो टॉप रो में कितना लॉग्स होगा, जो एन का वैल्यू आएगा वही देगा टॉप रो में लॉग्स लॉग्स। तो यहाँ पे एस एन दिया है तो एस एन बराबर फॉर्मूला लगाएंगे, ए भी दिया है 20 और डी जो आ जाएगा 19 माइनस 20 माइनस 1 आएगा। तो एस एन बराबर फॉर्मूला लगा करके एन निकाल लेंगे, एस एन बराबर 200। अब इसको n बाई 2 एन ही मालूम करना है कि कितना रो में टोटल नंबर ऑफ लॉग रखा जाएगा, तो 2 इंटू 20 प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस 1 बराबर 200। अब n इधर से 2 को इधर लेके चले जाएंगे, यहाँ बच गया 40 प्लस ये आ जाएगा माइनस n और माइनस 1 प्लस 1 बराबर 200 इंटू 2। इस तरह से देख रहे हैं कि n हो गया 40 माइनस n प्लस 1 बराबर 400। अब इसको n ये आ गया 41 माइनस n बराबर 400, यहाँ से आ गया 41n, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया इक्वल टू 400। देखो n जहां निकालना रहेगा वहां n दो गो हो जाता है, तो जहां दो n हो जाएगा वहां एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। अब सारे को इधर लेके चले जाते हैं क्योंकि n स्क्वायर वाले को हम टर्म को पॉजिटिव रखना है, फोर्स यहाँ पे n स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 41 है, तो अब एक क्या आ गया n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 बराबर 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम बीच वाले टर्म को इस प्रकार से जोड़ते या घटाते हैं कि जोड़ने घटाने पे तो 48 आएगा और गुना करने पे 400 आएगा। तो 400 16 इंटू 25 करेंगे तो ये गुना करने पे 400 आएगा, और 16 इंटू 25 को जोड़ेंगे, देखो n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 25n प्लस 400 बराबर 0। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो छोपा चिकारा 2 1 3 1 4 41, मतलब जोड़ने पे दे रहा है 41 और मल्टीप्लाई करने पे 400 दे रहा है। तो यहाँ से n कॉमन हो जाएगा, n माइनस 16 माइनस 25 कॉमन हो जाएगा तो n माइनस 16 बराबर 0। अब n माइनस 16 इंटू n माइनस 25 बराबर 0। तो n का यहाँ पे देखो दोनों निगेटिव में आ गया, मतलब दोनों वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर एक वैल्यू पॉजिटिव आता था एक निगेटिव आता था तो निगेटिव वाला को तो कंसीडर नहीं करते थे, ओनली पॉजिटिव वाले को कंसीडर करते थे। तो यहाँ पे जो n का वैल्यू आ गया 16 आ गया और एक वैल्यू 25 आ गया, मतलब दोनों वैल्यू पॉसिबल होगा। तो इसमें कह रहा है कि अब यहाँ पे हम निकालेंगे A25, A25 ए मतलब कह रहा है कि लास्ट रो में कितना होगा, तो लास्ट रो में जो n का वैल्यू होगा सबसे ऊपर में टॉप रो वही n का वैल्यू हम ऊपर में मान रहे, नीचे से लिखते जा रहे हैं 20 19, और ये जो nth वाला है ऊपर वाला रो में है, मतलब अगर an आएगा तो an क्या होगा कि जो ऊपर रो में लॉग का संख्या देगा। तो ऊपर वाले रो में मतलब कि a अगर 25 निकाले तो इसको लिख सकते हैं a प्लस 24d, a का वैल्यू था 20 प्लस 24 इंटू डी का वैल्यू माइनस 1, तो 20 माइनस 24 ये आ गया माइनस 4। तो ये आ जाएगा नॉट पॉसिबल, क्योंकि लॉग हमेशा या तो एक लॉग होगा या तो दो लॉग होगा या तो होगा ही नहीं, माइनस में तो आएगा नहीं, तो ये पॉसिबल नहीं। मतलब n का वैल्यू 25 ना लेकर के n का वैल्यू 16 लेंगे, तो n का वैल्यू को अगर 16 कंसिडर करेंगे तो इससे a16 निकालेंगे, a16 बराबर हो जाएगा a प्लस 13d। अब a का वैल्यू जो n का वैल्यू अगर 16 आया तो इसमें टोटल नंबर ऑफ रो इक्वल टू 16 आ गया। अब देखो मतलब कह रहा है कि जो लास्ट में बचेगा उसमें कह रहा लास्ट में मतलब सबसे ऊपर वाला नीचे से कंसीडर किए हैं पहला, तो ऊपर वाला सबसे लास्ट होगा। कह रहा उसमें कितना लॉग होगा टॉप रो में, तो टॉप रो में हम लॉग को कहाँ माने nth टर्म माने हैं, नीचे वाला में 20 से स्टार्ट किए हैं, टॉप रो में n माने हैं, तो
A1 जो दे रहा है नीचे वाला का, नीचे वाले रो में लॉग का संख्या दे रहा है, तो ऊपर वाले लॉग में रो का संख्या, ऊपर वाले रो में लॉग का संख्या जो देगा an देगा। तो n का वैल्यू आ गया 16, क्योंकि 25 भी आया तो 25 को तो कंसीडर नहीं किए, तो A16 निकालेंगे। A16 बराबर आ जाएगा A प्लस 15D। अब A का वैल्यू 20 प्लस 15 और D का वैल्यू -1, ये आ गया 20 माइनस 15, कहने का मतलब 5। तो सबसे जो ऊपर रो में लॉग प्लेस्ड इन टॉप रो, इक्वल टू हो जाएगा an, मतलब an इक्वल टू A16 बराबर 5। तो एक आंसर ये हो गया और दूसरा आंसर ये दो पूछ रहा था। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है 26 एक्सरसाइज का, तो इसको देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि इन पोटैटो रेस एज बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट। कह रहा पोटैटो रेस हो रहा है, इसमें स्टार्टिंग पॉइंट में बकेट को प्लेस किया गया, बकेट रखा गया है, विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। मतलब फर्स्ट पोटैटो, सपोज करो कि यहाँ पे फर्स्ट पोटैटो रखा गया है, तो यहाँ से बकेट का डिस्टेंस जो है 5 मीटर है। एंड अदर पोटैटोज आर, और उसके बाद जितना भी पोटैटो रखा गया वो 3 मीटर से स्ट्रेट लाइन पे 3-3 मीटर का डिस्टेंस पे रखा गया। तो यहाँ पे फर्स्ट है सेकेंड पोटैटो 3 मीटर पे, यहाँ पे सेकेंड आएगा, इस तरह से थर्ड आएगा, इस तरह से टोटल कितना पोटैटो रखा गया, तो देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन। इस लाइन पे टोटल नंबर ऑफ पोटैटोज 10 है, और बकेट से हर एक पोटैटो के बीच का डिस्टेंस 3 मीटर है, लेकिन स्टार्टिंग वाले पोटैटो का बकेट से डिस्टेंस जो है 5 मीटर। अब इसके आगे क्या कह रहा है कि एक कंपिटिटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट। एक कंपिटिटर जो पार्टिसिपेट कर रहा है रेस में, वो कह रहा है कि बकेट से स्टार्ट करता है, मतलब स्टार्ट यहाँ से करता है। पिक अप द नियरेस्ट पोटैटो, तो बकेट के नियरेस्ट कौन सा पोटैटो हो जाएगा, फर्स्ट वाला, पहला पोटैटो पिक करता है, रन बैक विथ इट, और इसको लेकर के वापस दौड़ता है। वापस कहाँ दौड़ता है, ड्रॉप इट इन द बकेट, बकेट में डालता है। कह रहा है कि एक कंपटीटर है, वो बकेट से स्टार्ट करता है, फिर दौड़ करके जाता है, फर्स्ट पोटैटो लेता है, फिर फर्स्ट पोटैटो लेकर के वापस आता है, फिर बकेट में रखता है। तो डिस्टेंस कवर्ड टू पिकअप फर्स्ट पोटैटो, पहला पोटैटो को उठा करके पिकअप फर्स्ट पोटैटो एंड ड्रॉप इन बकेट। देखो फर्स्ट पोटैटो पिक करता है और फिर वापस एंड ड्रॉप बैक इन बकेट। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ, तो पहला स्टार्ट यहाँ से कर रहा है, तो पोटैटो उठाया तो 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया, फिर से प्लस 5 मीटर, फिर से गया वापस गया कहाँ, बकेट के पास पोटैटो को रखने के लिए, तो फिर से 5 मीटर कवर किया। मतलब टोटल डिस्टेंस जब एक आलू को उठा करके वो फिर से बकेट में रख रहा है, तो ये 10 मीटर आ गया। फिर क्या कर रहा है कि जब एक को रख दिया इसमें, फिर कह रहा है कि रन बैक ऑफ टू पिक अप द नेक्स्ट पोटैटो। फिर यहाँ से ये स्टार्ट किया, यहाँ आ गया, अब यहाँ से स्टार्ट करेगा अगला पोटैटो, ये वाला फर्स्ट पोटैटो तो उठा लिया, अब सेकेंड पोटैटो को उठाने जाएगा, तो सेकेंड पोटैटो को उठाता है, फिर क्या करता है, रन्स टू द बकेट टू ड्रॉप इट। फिर से ये सेकेंड पोटैटो, मतलब एक एक आलू को उठा करके इसको बकेट में रखना है, एक बार में एक ही आलू उठाना है। तो दूसरा बार में मतलब इसको सेकेंड पोटैटो के टाइम टोटल डिस्टेंस कितना कवर हो जाएगा, देखो सेकेंड पोटैटो में मतलब 5 प्लस 3 और प्लस 5 प्लस 3, मतलब 8 प्लस 8, तो ये आ जाएगा 16। उसी तरह से थर्ड पोटैटो में इसको टोटल डिस्टेंस कवर होगा। थर्ड पोटैटो में, थर्ड पोटैटो कहाँ पे है, जितना देखो आ रहा है उतना तक, फिर वापस भी जा रहा, मतलब दुगना कर देंगे, तो थर्ड पोटैटो यहाँ पे है, यहाँ तक के टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 5 प्लस 3 प्लस 3, मतलब 5 3 8 11, तो 11। तो यहाँ पोटैटो लेने में आया, फिर इस पोटैटो को रखने भी जाना है, मतलब 11 प्लस 11, दो बार चलेगा तो 22, तो ये आ जाएगा 11 प्लस 11, तो 22। तो एपी क्या बन रहा है, इस तरह से वो कितना पोटैटो उठाएगा, 10 तक। तो एपी बन रहा है, पहले आ रहा है 10, दूसरा आ रहा है 16, तीसरा आ रहा है 22, इस तरह से वो 10 पोटैटो 10 पोटैटो तक का डिस्टेंस कवर करेगा। तो इसमें पूछ रहा है कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ, कह रहा है कि कंटिन्यूज इन द सेम वे अंटिल द पोटैटोज आर इन द बकेट। लास्ट पोटैटो तक, जब तक कि लास्ट पोटैटो बकेट में ना चला जाए तब तक इसको करना है। तो कह रहा है व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कंपिटिटर हैज टू रन, मतलब उसको टोटल डिस्टेंस कितना दौड़ना पड़ा। तो टोटल डिस्टेंस पहले बार में दौड़ा
पहला पोटैटो में 10, दूसरा पोटैटो में 16, तो 2 बार में 10 + 16, 3 बार में 10 + 16 + 22। इसी तरह से उसको 10 बार जाना है, तो 10 बार में एक एपी बन रहा है, तो 10 बार का हमको लिख लिख के जोड़ने का जरूरत नहीं है। एपी में हम जानते हैं ए दिया हुआ है 10, डी दिया हुआ है 16 - 10 6 आ गया, तो एस 10 निकालना है और एन दिया है टोटल नंबर ऑफ टर्म 10 तक कंप्लीट करना है, तो एन 10 दिया है, तो एस 10 बराबर हो जाएगा n/2 इंटू 2 + 2 इंटू 10 + 10 - 1 इंटू डी का वैल्यू 6 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 20 + 9 इंटू 6, ये आ जाएगा 5, 20 + 54, ये आ जाएगा 5 इंटू 72, ये 4 × 5 = 20, 7 × 5 = 35, 2 6, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड run by girl to pick and drop last potato in bucket. टोटल डिस्टेंस कितना कवर हो जाएगा, तो S10 के इक्वल होगा, और S10 कितना है 370 मीटर, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये चैप्टर आज कंप्लीट होता है। अब अगला टॉपिक हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे।